आजकल हमारे देश में यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा बहुत गर्म है और इसे लेके काफी बहस छिड़ी हुई है। कुछ लोग इसके समर्थन में हैं तो कुछ इसके अगेंस्ट भी हैं। पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़ के जो इसके अगेंस्ट हैं उनका कहना है कि ये मुस्लिम्स के उन अधिकारों का हनन करता है जो अधिकार उन्हें कुरान से मिले हैं और ये मुस्लिम पर्सनल लॉ पे एक तरह से अतिक्रमण करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बीजेपी इसे सबका साथ सबका विकास के रूप में पेश कर रही है और पूरे देश में हर किसी के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या लिंग का हो, सबके लिए एक समान कानून लागू करना चाहती है। सुनने में ये बिल्कुल सही और आसान लग रहा है, लेकिन इसे लागू करना बहुत कॉम्प्लेक्स है। कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से यूसीसी लागू करना बीजेपी और खास करके आरएसएस की एक पुरानी मांग रही है? आज के इस वीडियो में मैं आपसे इसी बारे में बात करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये दोनों फ्री हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। हमारे देश में कई तरह के कानून हैं, जैसे क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एटसेट्रा। इसी तरह का एक लॉ है जिसे हम प्राइवेट लॉ कहते हैं, जिसके अंडर में हिंदू और मुस्लिम लॉज आते हैं। जनरली हर मैटर में सबके लिए एक समान कानून है, लेकिन जब बात प्राइवेट लॉज की आती है तो कानून हर धर्म के लिए अलग अलग हो जाते हैं। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट और मुस्लिम पर्सनल लॉ, इसके अंडर में शादी, तलाक, तलाक के बाद महिलाओं के अधिकार और जायदाद के बंटवारे जैसे मुद्दों को रिजॉल्व किया जाता है। पहले भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई करने की कोशिश की जा चुकी है। इसकी शुरुआत हुई थी 19वीं शताब्दी से, जब 1840 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियन सिटीजन्स के लिए कानून बनाने शुरू किए थे। ये नियम कानून सिर्फ आपराधिक मामलों के लिए बनाए गए थे, जैसे चोरी, डकैती और हत्या। लेकिन कंपनी ये जानती थी कि अगर उन्होंने हिंदू मुस्लिम्स के निजी मामलों में दखल अंदाजी की तो पूरा समाज उनके खिलाफ एकजुट हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने शादी, तलाक, जायदाद के बंटवारे जैसे मुद्दों को कोडिफाई नहीं किया और इन केसेस को रिजॉल्व करने की जिम्मेदारी लोकल बॉडीज और पंचायत पे छोड़ दी। समय के साथ जैसे जैसे सुधारवादी विचारधारा आगे बढ़ी, हिंदू समाज में नियमों को कोडिफाई किया जाने लगा। उनमें धीरे धीरे ही सही, लेकिन महिलाओं को हक मिलने शुरू हो गए थे, जैसे अबॉलिशन ऑफ सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह और शादी के बाद संपत्ति में अधिकार। मुस्लिम समाज में इन मामलों को रिजॉल्व करने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ लाया गया, जो कि शरिया लॉ पे बेस्ड है। लेकिन इसमें एक समानता की कमी थी। मुस्लिम पर्सनल लॉ होने के बावजूद भी भारत के अलग अलग हिस्सों में इन्हें लोकल कस्टम या रीति रिवाज के हिसाब से इम्प्लीमेंट किया जाता था और ज्यादातर केसेस में ये रिवाज महिलाओं को अधिकारों से वंचित रखते थे। इसके बाद 1937 में शरिया लॉ पास किया गया, जिसके तहत इंडिया में रहने वाले हर मुस्लिम को इन रूल्स के जरिए ही ऐसे मामलों को रिजॉल्व करना था। आजादी मिलने के बाद हमारे देश में खुद का संविधान लिखा गया। 1948 से 1956 के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड को लिखने और अप्लाई करने की बहुत कोशिश की गई। भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने अपने सहयोगियों और महिला सांसदों के साथ मिलकर यूसीसी का पुरजोर समर्थन किया और इसे कानून बनाने की जिम्मेदारी आई भीमराव अंबेडकर जी पे। लेकिन संसद में उन्हें यूसीसी के लिए तीखी आलोचना झेलनी पड़ी। यूसीसी के लिए प्रतिरोध को देखते हुए नेहरू जी हिंदू कोड बिल लाए, जिसके जरिए हिंदू पर्सनल लॉ को नए जमाने के हिसाब से मॉडिफाई किया जाना था। इन मॉडिफिकेशन में मोनोगैमी, डाइवोर्स, बेटियों को संपत्ति में अधिकार जैसे नियम थे। लेकिन कुछ रूढ़िवादी विचारधारा के लोगों ने इसका भी विरोध किया। इसके बाद अंबेडकर जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस प्रतिरोध के चलते हिंदू कोड बिल का डायल्यूटेड या फिर यूं कहें कि कमजोर वर्जन 1956 में 4 एक्ट्स की फॉर्म में पास किया गया। ये एक्ट्स थे हिंदू मैरिज एक्ट, सक्सेशन एक्ट, माइनॉरिटी और गार्डियनशिप एक्ट और अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। हिंदू कोड बिल में हिंदुओं के साथ साथ जैन्स और सिख को भी इंक्लूड किया गया था, लेकिन क्रिश्चियंस, ज्यूज, मुस्लिम्स और पारसियों को इस एक्ट से बाहर रखा गया था। हालांकि ये एक्ट्स प्रोग्रेसिव माने जा रहे थे, लेकिन यूसीसी को इम्प्लीमेंट किए जाने की अपोजिट डायरेक्शन में थे, क्योंकि जब संविधान लिखा जा रहा था तो लॉ मेकर्स यूसीसी को लागू करवाना चाहते थे। लेकिन उस समय के समाज में इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि समाज सैकड़ों सालों से चली आ रही प्रथा में बदलाव को रातों रात एक्सेप्ट कर सके। इसीलिए यूसीसी को आर्टिकल 44 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर रखा गया और यूसीसी को फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करने की बात कही गई थी, जब समाज एजुकेशनली और इकोनॉमिकली इतना मैच्योर हो जाए कि वो यूसीसी के नियम को एक्सेप्ट कर सके। इसके बाद 1973 में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया गया, जिसका ऑब्जेक्टिव मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत पर्सनल मामलों को रिजॉल्व करना था। धीरे धीरे करके यूसीसी को लागू करने की मांग समय के साथ दब गई थी, लेकिन 1985 में शाहबानो के केस ने एक बार फिर से यूसीसी को नेशनल अटेंशन दे दी थी। इस केस का ब्रीफ मैं आपको दे देता हूँ। 1932 में शाहबानो नाम की एक मुस्लिम महिला ने मध्य प्रदेश के एक वेल नोन लॉयर अहमद खान से शादी की। दोनों के 5 बच्चे हुए। शादी के 14 साल बाद अहमद खान ने दूसरी शादी की और कई साल साथ रहने के बाद शाहबानो को तलाक दे दिया।
उस समय शाह बानो की एज 62 साल थी। अप्रैल 1978 में शाह बानो ने कोर्ट में तब केस दर्ज कर दिया जब अहमद खान ने उन्हें 200 रुपए मंथली खर्चा देना बंद कर दिया था। अहमद खान ने नवंबर 1978 में कुरान के ट्रिपल तलाक का इस्तेमाल करके शाह बानो को डाइवोर्स दे दिया। इस्लामिक रूल के हिसाब से अब शाह बानो अहमद खान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रही और उन्होंने इस्लामिक रूल के हिसाब से शाह बानो को 5,400 रुपए की एक मुश्त अमाउंट ऑफर की। अगस्त 1979 में लोकल कोर्ट ने शाह बानो के हक में फैसला देते हुए 25 रुपए पर मंथ की मेंटेनेंस कॉस्ट देने का ऑर्डर जारी किया। शाह बानो ने इस अमाउंट को बढ़ाने के लिए एमपी हाई कोर्ट का सहारा लिया, जहां से इसे बढ़ा के 179 रुपीज पर मंथ कर दिया गया। मिस्टर खान ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और अपनी दलील में कहा कि शाह बानो अब उनकी जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है और इस्लाम उन्हें इसकी परमिशन देता है। 23 अप्रैल 1985 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बेंच ने अपने डिसीजन में हाई कोर्ट के ऑर्डर को सही ठहराते हुए मिस्टर खान का केस रद्द कर दिया। इसके साथ साथ कोर्ट ने यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने की बात कही ताकि भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बन सके। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के अगेंस्ट ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले कई मुस्लिम्स ने इस फैसले का विरोध किया। उनका मानना था कि ये कुरान के नियमों के अगेंस्ट है और कोर्ट मुस्लिम के पर्सनल लॉ में छेड़छाड़ नहीं कर सकती। इस वजह से देश भर में कई जगह प्रोटेस्ट हुए। उन दिनों कांग्रेस की सरकार थी जिसे राजीव गांधी लीड कर रहे थे। उनके सलाहकारों ने उन्हें सजेस्ट किया कि अगर उन्होंने मुस्लिम समुदाय की मांगे नहीं मानी तो अगले इलेक्शन में उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसके रिस्पांस में 1986 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में द मुस्लिम वुमेन एक्ट 1986 पास किया। इस एक्ट के अनुसार तलाक के बाद मुस्लिम औरतें सिर्फ 90 दिनों तक मेंटेनेंस की हकदार थी। इस पीरियड को इस्लाम में इद्दत या फिर इदाह कहा जाता है। इस कानून ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नलीफाई कर दिया। ये वोट बैंक के लिए अपीजमेंट का एक प्राइम एग्जाम्पल है जिसमें वोट्स के लिए जनता की भलाई को नजरअंदाज कर दिया गया। गवर्नमेंट के इस डिसीजन की तीखी आलोचना भी हुई। जो हिंदू नेशनलिस्ट थे उन्होंने इस कानून की निंदा करते हुए कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ औरतों के हक को दबाने वाला है। उन्होंने पूरे देश में यूसीसी को लागू किए जाने की मांग उठाई। इस कानून का नतीजा ये हुआ कि तलाक के बाद कई मुस्लिम महिलाओं को वन टाइम लार्ज अमाउंट मेंटेनेंस कॉस्ट के रूप में दी जाने लगी, लेकिन मुस्लिम महिलाओं में अवेयरनेस की कमी के चलते सिर्फ कुछ ही औरतों को इसका फायदा मिल रहा था। इस केस ने पूरे देश में एक बार फिर से यूसीसी लागू किए जाने की डिमांड को राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया था। बीजेपी पहली ऐसी राष्ट्रीय पार्टी थी जिसने सत्ता में आने पे यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने का वादा किया था। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इंडियन स्टेट गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले से लागू है, लेकिन इसके कुछ नियम ऐसे हैं जिनकी वजह से इसे सही मायने में यूसीसी नहीं कहा जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, गोवा में हिंदू धर्म के मेल एक से ज्यादा शादी कर सकते हैं अगर उनकी वाइफ 25 साल की एज तक बच्चे को जन्म नहीं दे पाती और 30 साल की एज होने तक अगर बेटा नहीं हुआ तो भी मेल दूसरी शादी कर सकता है। अब बात करते हैं यूसीसी के एडवांटेजेस के बारे में। यूसीसी का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारत के हर एक सिटीजन को इक्वल माना गया है और यूसीसी में हर नागरिक के समान अधिकार होंगे। इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है जिसमें रिलीजन और स्टेट के मैटर्स को सेपरेट रखा गया है, लेकिन संविधान में सभी धर्मों और उन धर्मों को फॉलो करने वाले हर एक नागरिक के लिए कानून समान है। करंटली इंडिया में कई तरह के सिविल एक्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिंदू मैरिज एक्ट, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, इंडियन डाइवोर्स एक्ट, पारसी मैरिज एक्ट और मुस्लिम पर्सनल लॉ तो पूरी तरह से इस्लामिक कानून और उसके इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड है। और इतने सारे कानून होने की वजह से सेम सिचुएशन में सिटीजन्स के लिए डिफरेंट रूल्स हैं, जो कि हर नागरिक के लिए सेम रूल होने की कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना के विपरीत है। हिंदू महिलाओं को धार्मिक रूप से या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म में काफी अधिकार प्राप्त हैं। अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम समुदाय में ऐसा नहीं है। यूसीसी इम्प्लीमेंट होने से ये असमानता दूर होगी। हर धर्म की महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त होंगे और इस वजह से विमेन एम्पावरमेंट को भी प्रोत्साहन मिलेगा। यूसीसी के आने से जुडिशियल प्रोसेस में भी तेजी आएगी, क्योंकि पारिवारिक मामलों के निपटारण के लिए सेम सिचुएशन में सबके लिए एक ही नियम होगा, जिसकी वजह से कोर्ट के फैसलों में तेजी आएगी। यूसीसी के इम्प्लीमेंट होने से अलग अलग धर्मों के बीच समानता की भावना फैलेगी, क्योंकि जब सबके लिए एक समान रूल बनाए जाते हैं तो ब्रदरहुड बढ़ता है, जो कि अल्टीमेटली देश में यूनिटी को बढ़ावा देगा। ये सब बातें सुनने में अच्छी और आसान लग रही हैं, लेकिन यूसीसी को इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं है। इसका सबसे बड़ा चैलेंज है रिलीजियस सेंसिटिविटी। कई लोगों का, खास करके मुस्लिम कम्युनिटी का मानना है कि ये उनके पर्सनल राइट्स का हनन है। ये राइट्स उन्हें इस्लाम ने दिए हैं और अगर यूसीसी को लागू किया गया तो ये उनके धर्म से छेड़छाड़ होगी। कई ऐसी माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं जिनके अपने कुछ खास रीति रिवाज हैं और कई बार ये रिवाज ही उनकी आइडेंटिटी होते हैं। अगर फोर्सफुली यूसीसी को लागू किया गया तो इन कम्युनिटीज की पहचान खो जाएगी।
वैसे भी शहरों और कस्बों में रहने वाले लोगों की एजुकेशनल बैकग्राउंड, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड और अपब्रिंगिंग गांव देहात में रहने वाले लोगों से बहुत अलग होती है। और जंगलों में रहने वाले आदिवासी तो एक अलग ही समाज में रहते हैं। अभी भी इंडिया में कई इलाके ऐसे हैं जो सड़क, बिजली, एजुकेशन, हॉस्पिटल जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। ये कम्युनिटीज अपने स्किल्स के दम पे सरवाइव तो कर लेती हैं, लेकिन इनमें बेसिक मॉडर्न एजुकेशन की कमी है। इनके अपने बहुत स्ट्रिक्ट रिवाज होते हैं। ऐसे में यूसीसी के नियम इनके सामाजिक ताने बाने को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन ऐसे क्या कारण हो सकते हैं कि करंट गवर्नमेंट हर हाल में यूसीसी लागू करना चाहती है? पहला सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि आरएसएस और बीजेपी की शुरुआत से ही यूसीसी लागू करने की मांग रही है और बीजेपी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी यूसीसी लागू करने का प्रॉमिस किया था। लेकिन आरएसएस जो आज यूसीसी को सपोर्ट कर रही है, उसी आरएसएस ने हिंदू कोड बिल की तुलना एटॉमिक बम से की थी और इसे हिंदू धर्म के अगेंस्ट बताया था। जिस तरह ट्रिपल तलाक के अनकॉन्स्टिट्यूशनल साबित हो जाने का जश्न मुस्लिम महिलाओं से ज्यादा बीजेपी की कार्यकर्ता मना रहे थे, उसी तरह यूसीसी को लागू करने की मांग उन्हीं लोगों के द्वारा की जा रही है जिन पे यूसीसी का सबसे कम इफेक्ट पड़ेगा। यूसीसी लागू करना हर सरकार का कर्तव्य है, लेकिन सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए और बिना कम्युनिटी से सलाह मशवरा किए यूसीसी लागू करना भी उतना ही गलत है। इंडियन गवर्नमेंट को स्टेप बाय स्टेप यूसीसी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। नियमों में धीरे धीरे बदलाव लाने से हर धर्म के समाज को यूसीसी के नियम एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सैकड़ों सालों से चली आ रही प्रथाओं की जड़ हमारे समाज में बहुत अंदर तक घुस चुकी है और उन जड़ों को उखाड़ के यूसीसी के बीज को बोना आसान नहीं रहेगा। चाहे सरकार कानून ले आए, लेकिन इन कानून को एक्सेप्ट करने में अभी कई सालों का समय लगने वाला है और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक दिन हमारे देश में एक ऐसा कानून होगा जो हर धर्म के इंसान के साथ एक समान रूप से पेश आएगा। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।